मंत्रिमंडल विस्तार है, कल मंत्री बनेंगे कई लोग, तुमको बना देते हैं। तो हंसने लगे था, हम पंजाब के रहने वाले, हम काम राजा भैया बैठे थे, तो राजा भैया ने कहा, बगल वाले कोई मंत्री याद नहीं आ रहा कौन, तो उनसे कहा कि ये कैसे, ये क्यों यहाँ बैठे हैं? बोला साहब ये कहीं मंत्री तो नहीं बने। बोले कौन है, इनको कोई जानता भी नहीं। मंत्रियों से दोस्ती हुआ करती थी, एक मंत्री खाने पे इंतजार कर रहा है तो दूसरा नाश्ते पे इंतजार कर रहा है। एक तो जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो अपना एक समीकरण के हिसाब से अपना मंत्रिमंडल के गठन के लिए सूची बन जाती है। तो बने तो नेताजी जिनको बनाना था उनसे मिल रहे थे, जिनको नहीं बनाना था उनको इग्नोर कर रहे थे। जैसे ही नेताजी लाइन पे वो पहुंचे तो वो भौं भौं करके रोने लगे। अच्छा, उन्होंने कहा क्या हो गया? नेताजी कहा नहीं रोता क्यों है, क्या हुआ? तुम हमारे सिपाही होकर किस तरह की बात करते हो, बहुत छोटी बात करते हो, मंत्री पद को बहुत बड़ी बात है, बना देता हूँ मंत्री तुमको। पहुंचो राजभवन। कल्याण सिंह जी का दौर हो, राम प्रकाश गुप्ता जी का हो, राजनाथ सिंह जी का हो, फिर मायावती जी का दौर आया, फिर मुलायम सिंह जी का आया, फिर अखिलेश जी का आया। ये सारे जो दौर गुजरे इसमें पत्रकार बहुत मौज में रहते थे। अच्छा, पत्रकारों को बड़ी मौज रहती थी, क्योंकि जो उर्दू का विरोध करते हैं वो भी उर्दू में ही शेर सुनाते हैं सदन के अंदर। लखनऊ में पत्रकारों का एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार में एक शख्सियत है जो कि बहुत मकबूल हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से लेकर राजनीतिक दलों तक उनकी बड़ी मांग रहती है। वजह क्या है कि वो बहुत अच्छे किस्सा गो हैं, उनको किस्से बड़े याद रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो किस्से कुछ इस तरह सुनाते हैं कि लगता है कि हम उस जमाने में बैठ गए हैं, उस दौर में बैठ गए हैं। चाहे राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री के तौर पे जमाना हो, या मुलायम सिंह साहब का जमाना हो, या कल्याण सिंह का जमाना हो, या फिर अखिलेश यादव या मायावती जी की सरकारों का दौर हो। किस सरकार में क्या हलचल हुई, किस तरीके से मंत्रियों, विधायकों और नौकरशाही के बीच ट्रेनिंग थी, किस तरह से आपस में तकरार होती थी, किस तरह से कौन सरकार गिरी, किस तरह से किसको शपथ दिलाई गई, किस तरह से मुलायम सिंह अपने वर्कर्स के साथ पेश आते थे, किस तरह से कल्याण सिंह का रिश्ता पत्रकारों के साथ था, मायावती जी और मीडिया के बीच में कितनी अच्छी ट्रेनिंग थी, या फिर अखिलेश के दौर में पत्रकारिता को कितना उत्थान मिला, कितनी कमियां थी, किस तरीके से शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव के बीच में जब टकराव हुआ तो किस तरीके से खबरें निकल के आई, कौन किसके खेमे में था, कल्याण सिंह का जमाना, मुलायम सिंह का जमाना, राम प्रकाश गुप्ता का जमाना, ये सारे जमाने का आईना है वो शख्स जो बेहतरीन किस्सा गो है। नाम है आसिफ जाफरी। खुशनसीबी है कि आज ये मेरे साथ में बैठे हुए हैं और इनसे कुछ किस्से सुनेंगे जो अक्सर ये मंत्रियों के बीच, पत्रकारों के बीच, मीडिया सेंटर में, नौकरशाहों के बीच में सुनाते हैं और लोग चटकारे लेते हैं। आज हम इस कैमरे के सामने आसिफ जाफरी साहब के किस्सों को इस कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचाएंगे। आसिफ साहब, कहां से शुरू करें? आपने तो मुलायम सिंह का भी दौर देखा है, उनके साहबजादे अखिलेश यादव का भी दौर देखा है, कल्याण सिंह का भी दौर देखा है, राजनाथ सिंह का भी वो दौर देखा है जब पत्रकारों से और मुख्यमंत्री से बड़ा अच्छा रिश्ता हुआ करता था। मायावती का भी वो दौर जिसमें कहते थे कि मीडिया से बड़ी दूरी बनाती है, लेकिन फिर भी आप लोग बड़े घुले मिले रहते थे। पंचम तल पे आप लोग का भी बड़ा जलवा रहा। तो कोई किस्सा ऐसा हो जो थोड़ा सा गुदगुदा दे किसी सरकार में कि किस तरीके से मंत्री बनते थे और किस तरह से मंत्री तय होते थे। आसिफ भाई, आप थोड़ा। नावेद भाई, ये दौर जो है ये बड़े तनाव का दौर है। हर आदमी तनाव में है, चाहे अधिकारी हो, मंत्री हो, नेता हो, पत्रकार हो, पॉलिटिक्स में कि हर जगह घर में भी, परिवार में तनाव का दौर है। लेकिन वो जो दौर था, पिछले जो दौर बीत गया, जो दौर हम लोगों ने देखा है, चाहे वो कल्याण सिंह जी का दौर हो, राम प्रकाश गुप्ता जी का हो, राजनाथ सिंह जी का हो, फिर मायावती जी का दौर आया, फिर मुलायम सिंह जी का आया, फिर अखिलेश जी का आया। ये सारे जो दौर गुजरे इसमें पत्रकार बहुत मौज में रहते थे। अच्छा, पत्रकारों को बड़ी मौज रहती थी। इन सारे सरकारों में खबरें बहुत होती थी और खबरें निकलती भी बहुत थी।
मंत्रियों से दोस्ती हुआ करती थी। एक मंत्री खाने पे इंतजार कर रहा है तो दूसरा नाश्ते पे इंतजार कर रहा अच्छा। है। एक नाराज हुआ जा रहा है, मैंने कल से बुलाया अभी तक आप आए नहीं हैं। एक मंत्री के यहाँ पहुंची तो पता चला वो अफसरों की मीटिंग कर रहा था। उसने अफसरों ने कहा भैया जाइए मीटिंग कल करेंगे, अब ये पत्रकार लोग आ गए हैं, इनसे हम बात करेंगे। और फिर वो बैठ करके बातें क्या होती है छाएगा। उसके बाद फिर वो 2-4 मंत्रिमंडल के किस्से कि मंत्रिमंडल में क्या हुआ, किसको कैसे किया गया, 2-4 अफसरों के किस्से। तो ये सब बातें उस दौर की होती थी। और आज मंत्रिमंडल विस्तार है तो उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा आपको मैं बताता हूँ कि एक मंत्री थे पश्चिमी यूपी के, एक किसकी सरकार थी? नेताजी की सरकार थी, अखिलेश जी की। अभी ये 2012 का किस्सा है। तो एक साहब हुआ करते थे, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, चलिए ठीक है, नाम मत लीजिए। हाँ। सैनी समाज से थे, ठीक है, इतना हम बता दे रहे हैं आपको। पश्चिमी यूपी से आते थे। उस जिले के कद्दावर नेता थे जो 7-8 बार सांसद रह चुके थे, 2-3 बार राज्यसभा एमपी भी रहे, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। उनके वो बहुत खास हुआ करते थे, खास शागिर्दों में हुआ करते थे। क्योंकि मैंने देखा बटलर पैलेस में उनके घर पे वो सांसद जी जो बेड पे सो रहे होते थे और वो नीचे जो है चादर बिछा करके या अंगोछा बिछा करके नीचे सो रहे होते थे। एक बार नहीं, दर्जनों वर्कर के तरीके से। बहरहाल वो एक बार वो एमपी थे राज्यसभा में समाजवादी पार्टी से, वो छोड़ के चले गए कांग्रेस में। कांग्रेस में चले गए तो उनके जो शागिर्द साहब थे वो उनके साथ साथ लगे रहते थे। और नेताजी के आते जाते तो नेताजी से उनके कुछ ऐसे हो गए कि वो हमें लगता है कि नेताजी तक कोई बात ऐसी वो पहुंचाते रहे होंगे। अच्छा। कि उनसे मुताल्लिक नेताजी कब कहाँ अपना मुखबिर कहाँ छोड़े थे पता नहीं रहता था किसी को। तो नेताजी उनसे अक्सर बात किया करते थे। वो चले गए तो नेताजी ने कहा तुम न जाना, तो वो रुक गए, वो उनके साथ नहीं गए कांग्रेस में। खैर वो हो गया, मंत्रिमंडल बन गया, सरकार बन गई, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और वो शायद एमएलसी हो चुके थे, वो एमएलसी बना दिया था नेताजी ने उनको। तो एक दिन पहले तय हुआ कल मंत्रिमंडल विस्तार है। तो जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो अपना एक समीकरण के हिसाब से अपना मंत्रिमंडल के गठन के लिए सूची बन जाती है। तो बने तो नेताजी जिनको बनाना था उनसे मिल रहे थे, जिनको नहीं बनाना था उनको इग्नोर कर रहे थे। तो वो पूरा दिन जो है वो खड़े रहे नेताजी की कोठी के बाहर, उनकी मुलाकात ही नहीं हो पाई नेताजी से। अगले दिन सुबह फिर वो तो उन्होंने उनका एक उनकी सारी राजनीति, वहां नेताजी का एक पीएस था। हाँ। टेलीफोन ड्यूटी पे एक लड़का रहता था, तो उससे वही समझ लीजिए उसी ने उनको नेता बनाया। अच्छा। और वही उनको नेताजी से मिलवाता था और वही समझ लीजिए कि मंत्री भी बने तो उसी की वजह से बने। बहरहाल तो वो उन्हीं ने क्या किया कि उसने कहा कि भाई नेताजी से मैं कई बार कह चुका हूँ, मतलब नेताजी आज किसी से मिल नहीं रहे हैं, एक मदद मैं आपकी कर सकता हूँ, आप बाहर जाइए, यहाँ से निकल के हमारे चैम्बर से फोन मिलाइए, लैंडलाइन। तो उन्होंने लैंडलाइन मिलाया, उसके बाद उन्होंने कॉल ट्रांसफर कर दी नेताजी को। तो नेताजी ने जैसे ही फोन उठाया, हेलो किया, तो उन्होंने बताया कि साहब वो फला साहब जो है वो बात करेंगे आपसे। तो उनका ठीक है बात कराओ। तो जैसे ही नेताजी लाइन पे वो पहुंचे तो वो भौं भौं करके रोने लगे। अच्छा। उन्होंने कहा क्या हो गया? नेताजी कहा नहीं रोता क्यों है, क्या हुआ? तो कहा नेताजी हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए और आपने वादा किया था और ये था, और हम अपने समाज में क्या जवाब देंगे, और हमारी बिरादरी थूक रही है हमारे ऊपर और हंस रही है कि तुम बहुत नेताजी के खास थे, तुम्हें तो मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं मिली। मंत्रिमंडल? हाँ, मतलब मंत्री बनना चाह रहा था मंत्रिमंडल। और नेताजी अब तो विस्तार जो है वो शायद 12:30 बजे एक बजे मामूली सा वर्कर। हाँ, तो एक विस्तार होने जा रहा है और हम आपसे कल से मिलना चाह रहे हो, मुलाकात नहीं हो रही नेताजी, हम आत्महत्या कर लेंगे। और यूं मतलब जितना नाटक वो कर सकते थे टेलीफोन पर सबके, नेताजी ने डांटा, उसको कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम नेताजी तुम हमारे सिपाही होकर किस तरह की बात करते हो, बहुत छोटी बात करते हो, मंत्री पद कौन बहुत बड़ी बात है, बना देता हूँ मंत्री तुमको, पहुंचो राजभवन। अरे है तो खैर उन्होंने कहा कि नेताजी 2 मिनट कहा मिलना नहीं, राजभवन पहुंचो, अब कहाँ टाइम है मिलने का, भागो राजभवन। अब वो राजभवन के गेट पे जब पहुंचे तो मंत्रिमंडल मतलब अंदर सब लोग जा चुके थे, ज्यादातर लोग, कुछ लोग आ रहे थे मेहमान। तो ये हुआ कि साहब आप कौन? तो उन्होंने बताया साहब मैं मुझे शपथ लेनी है मुझे। उन्होंने कहा कि वो चिट्ठी दिखाई। तो उन्होंने कहा भाई कहे शपथ लेने वाले लोग तो अंदर चले गए। बोले नहीं आप। तो बहरहाल वो उन्होंने किसी से बात कराई इधर उधर। तो बहरहाल तब तक जो है वो जब जाके वहां अंदर शामिल राजभवन में पहुंच गए, जब कुर्सी वहां पे गए तब वहां पे उनको लेटर पकड़ाया गया कि लीजिए आप जो है मंत्रिपरिषद में आपको बना दिया। और कैबिनेट मंत्री, और उनको बैठा दिया वहां पर।
और बैठालने के बाद जो है, अब जब वो कुर्सी एक पीछे, सबसे पीछे एक कुर्सी और लगाएगी ला करके, उस पे लाके बैठाला गया, तो हर आदमी देख के कह रहा है यार ये यहाँ क्यों बैठ गया? तो कहा ये है कौन? तो कोई कह रहा है वहाँ पार्टी के लोग भी ठीक से नहीं जानते थे, नहीं थे भाई, मतलब पार्टी में कम। तो बहरहाल ये हुआ कि भाई ये कैसे हो गया? तब पता चला कि साहब ये सैनी साहब है और ये मंत्री बनाए जा रहे हैं। मुलायम सिंह के हर से डायरेक्ट भाई क्या नाम था उनका, रामू वाले आलू वालिया, क्या नाम था? हाँ, जेल मंत्री जो थे, उनको क्या हुआ? उनको अचानक वो एकदम से वो शपथ में, मुझे याद है, हरकिशन सिंह सुरजीत जी बहुत बीमार थे, उनको नेताजी देखने गए वहां पर। ये हरकिशन सिंह सुरजीत के बहुत खास, वो तो खास थे, राम वालिया। तो उन्हीं ने कहा कि भाई वो हरकिशन सिंह सुरजीत ने उनका हाथ पकड़ा, राम वालिया का, नेताजी के हाथ में दे दिया कि भाई हमारी तो तबीयत है ऐसी है कि पता नहीं कब चला चली की बेला आ जाए, तो ये अब ये आपके हवाले है, ये हमारा शागिर्द है, इसका ख्याल रखिएगा। वो बाहर निकले नेताजी ने, नेता इनका तो हमसे आके लखनऊ में मिलना, देखते हैं क्या हो सकता है। तो वो आए मिलने के लिए आए। तो इत्तेफाक अगले दिन मंत्रिमंडल विस्तार था, तो नेताजी ने कहा कि मंत्री बनोगे? तो उन्होंने कहा कहाँ के? तो उन्होंने कहा साहब वो अरे यूपी में और कहाँ बनते, हम मंत्रिमंडल विस्तार है, कल मंत्री बनेंगे कई लोग, तुमको बना देते हैं। तो हंसने लगे साहब, हम पंजाब के रहने वाले, हम कहाँ? तो उन्होंने फिर नेताजी ने डीएम सहारनपुर को फोन किया, और क्या हुआ, बहरहाल उनका वो यूपी के निवासी हुए घंटे भर पहले। अच्छा, निवासी? और तकनीकी तौर से आनंद फानंद में उनको, बाप रे बाप। हाँ, फिर उनको अगले दिन वो जब पहुंचे राजभवन, तो इनको तो कुछ लोग जानते भी थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, पश्चिमी यूपी के जो नेताजी, उनको कोई जानता ही नहीं था। बोले ये सरदार जी कौन है? कहीं कोई वर्कर कभी देखा ही नहीं। तो वहां पे पार्टी के लोग नहीं जानते। वहां पे राजा भैया बैठे थे, तो राजा भैया ने कहा, बगल वाले कोई मंत्री, याद नहीं आ रहा कौन, तो उनसे कहा कि ये कैसे, ये क्यों यहाँ बैठे हैं? तो बोला साहब ये नहीं मंत्री तो नहीं बने। बोले कौन है? इनको कोई जानता भी नहीं, ये क्या मंत्री, वर्कर रहे, ये गलत कुर्सी पे बैठ गए। तो उनसे जाके, शाह ललई भाई थे, शैलेंद्र यादव ललई, उनका भी प्रमोशन हो रहा था। तो उनसे कहा कि ये, तो उन्हीं ने जाके उनसे पूछा कि भाई आप कैसे यहाँ पर? बोले मंत्री बनाया जा रहा है। तो उन्होंने आके बताया राजा को कि भाई वो मंत्री बनाया जा रहे हैं। तो बोले अरे नहीं, मंत्री नहीं बनाया। तो कहे तो उनका चिट्ठी दिखाओ। तो उसका कागज चेक हुआ, तो जाहिर सी बात है उसने जेब से चिट्ठी निकाल के दिखाई। तो चिट्ठी दिखाई तो उसमें वाकई वो कैबिनेट मंत्री का। मुझे याद है शपथ जब हो रही थी तो तमाम लाइव चल रहा चैनलों में, सब ये कह रहे थे कौन आदमी है ये, कहाँ ना कभी वर्कर रहा, ना पार्टी से मतलब, ना कहीं देखा गया। अब आपने जो किस्सा सुनाया तो ये अब लग रहा है कि वाकई ये चमत्कार करते ना मुलायम सिंह जी, कुछ भी पता नहीं किसको कहाँ कहाँ बना देते थे। तो वो दौर सपने में नहीं सोचा था। हमारे शहर के बड़ी मानिंद हस्ती हैं संजय सेठ साहब, इनको एमएलसी बनाने के लिए राज्यसभा भेजा गया। तो वो सॉरी एमएलसी बनाने के लिए एक चिट्ठी जो है वहां भेजी गई। वो गवर्नर के यहाँ लिस्ट गई, राम नायक साहब गवर्नर थे। तो उन्होंने कहा ये तो लखनऊ के जाने माने बिल्डर हैं, तो इनका क्या योगदान है, इनको जिस कोटे में बनाया जा रहा था पर उसमें मैच नहीं कर रहे थे, या उनको कोई क्वेरी लगानी थी, बहरहाल उन्होंने लगा दी। तो 2-3 बार फाइल गई, तो नहीं, तो नेताजी ने एक दिन टाइम लिया उनसे, वो गए मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा जो काम आपके हाथ में है गवर्नर साहब, वही तो आप कर सकते हैं, आप क्या उसको नहीं बनाएंगे? मैं चाहता हूँ संजय सेठ एमएलसी बने। तो उन्होंने कहा भाई आपने जिस कोटे में नाम भेजा है उस कोटे में नहीं हो पाएगा। उन्होंने मांगा, बोले फिर जो आपके हाथ में वो आप कर सकते हैं, फिर कुछ मेरे हाथ में भी है मैं कर दूँ। उसके महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद राज्यसभा के जाने थे 7-8 लोग, और नेताजी ने धीरे से उनको राज्यसभा भेज दिया। गजब है भाई। और किसी को शानो गुमान में भी नहीं था कि संजय सेठ जी राज्यसभा चले जाएंगे। तो अब तो संजय सेठ जी का ये राज्यसभा का 3रा टर्म हो गया, क्योंकि एक टर्म वो गए और बीच में छोड़ के गए, तो वहां फिर इस्तीफा दे के गए, तो वहां से फिर उसी जो बचा हुआ कार्यकाल था बीजेपी में, वो फिर इस बार फिर राज्यसभा एमपी। अरे आसिफ भाई, 2 किस्से बड़े मशहूर हैं आपके, एक मुझे जरूर बताइएगा। वो यूपी में कुछ पत्रकार थे, यूपी सदन में या यूपी भवन में, मायावती जी मुख्यमंत्री थी। वो किस्सा यहाँ बताने वाला कुछ ऐसे थोड़ा सा कुछ मतलब कुछ मतलब थोड़ा सा तो बता दीजिए। नहीं। अच्छा वो बता दीजिए, कल्याण सिंह वाला जो था, जब आपकी कोई खबर को लेकर बड़ा विवाद हो गया था। वो एक एडिटर साहब थे हमारे यहाँ, उन्होंने जो है
अब दुनिया में नहीं है, हफीज नोमानी साहब। अच्छा मैं इन दिनों में अच्छा, अखबार उर्दू अब बड़ा मकबूल अखबार अपने जमाने में हुआ करता था। तो मैं उसमें ब्यूरो चीफ था। तो उस जमाने में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। हाँ हाँ। तो गढ़वाल में एक आपदा आई जिसमें लैंडस्लाइड हुआ बड़ा भारी, उसके अंदर बहुत से लोग दब गए, बहुत मर गए। बड़ा हादसा था। कल्याण सिंह की सरकार और थी। बारिश भयानक हो रही थी, तो वहाँ कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हाँ, थे। हाँ, तो वो NS रवि साहब जो थे वो यहाँ पर होम सेक्रेटरी थे शायद। तो वो उनके पास हम लोग शाम को जाते थे, तो शाम को जब पहुंचे तो बड़ा टेंशन में बैठे हुए थे, सर पकड़े हुए। तो क्या हुआ सर, आज बड़ा आप टेंशन में दिख रहे हैं? बोले यार वहाँ ऐसी आपदा आ गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कल्याण सिंह जी वो वहाँ जाना चाहते हैं, और वहाँ का DM और SP कह रहे हैं कि नहीं, वो अभी जहाँ ठीक से हम लोग राहत बचाव कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री आ जाएगा तो और हलचल मच जाएगी। हाँ, बहरहाल वो क्योंकि कल्याण सिंह जी बड़े सेंसिटिव आदमी थे, तो संवेदनशील घटनाओं पे घटनास्थल पे तुरंत जाते थे। तो खैर वो नहीं माने, वो गए। तो किसी तरह उसको वहीं पर बराबर में जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था वहीं कहीं हेलीकॉप्टर उनका लैंड किया। तो ये खबर हमने आकर के दूसरे दिन बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा खबर लिखो। तो मैंने लिखा कि मैं यहाँ था, अधिकारी नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी कल्याण सिंह जी खुद गए मौके पर उस राहत बचाव कार्य को देखने के लिए और पीड़ितों से मिलने के लिए। तो हमारे एडी साहब ने कहा कि वो उनका हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड किया। तो हमने मजाक में कहा कि हमें लगता है कि वहीं जहाँ लाशें दबी थी वहीं कहीं आसपास जो है वो लैंड किया, उसी को बराबर करके किसी तरह लैंड वहां पे बनाया गया। तो वहीं लैंड, मतलब वहीं हादसा हाँ, वहीं हादसा हुआ, जमीन से वास्ता होता है। अच्छा, तो कल इस खबर में आपने जिक्र किया है? तो हमने कहा हमने कर दिया है, मैं कह के चला आया। अब उन्हीं ने उस पर हेडिंग लगा दी कि वहाँ पे ऐसा हादसा हुआ और वजीर आला उत्तर प्रदेश वहाँ पहुंचे, और उनका जो है उस पर शायद कुछ हेडिंग इस तरह की थी कि वजीर आला उत्तर प्रदेश की लाशों पे चहलकदमी। और बहुत कड़वी हो गई हेडिंग। ये हेडिंग कड़वी हो गई। और जबकि ये बात सही है कि जमीन फटती है और उसमें अनूपचंद पांडे साहब डायरेक्टर थे। अच्छा, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन थे। हम लोग जानते थे, सुरेश भाई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे। सुरेश भाई, हम और वो दोनों लोग जैसे ही दाखिल हुए तो कहा यार तुम आओ, पहले तुम आओ। और हमारी तरफ इशारा किया कि तुमको मैं ढूंढ रहा हूँ सुबह से। अच्छा, तो मैंने कहा क्या हो गया सर? तो हमारा अखबार मेज पे रखा, तो उन्होंने उठा के हमारी तरफ क्या छापते रहते हो? तुमने क्या हो गया? बोले क्या लिखा है इसके अंदर, पढ़ा तुमने? जबकि हेडिंग आपने लगाई नहीं थी। नहीं, हम तो सुबह पढ़ी, लेकिन हम जान रहे थे ये बवाल हो गए, मतलब गलत हेडिंग लग गई थी या जो भी था। और हफीज नोमानी साहब जाने जाते थे तीखी हेडिंग वगैरह लगाने के लिए। तो बहरहाल उन्होंने जब ये कर दिया तो फिर वो उन्होंने कहा कि भाई, तो हमने कहा सर मैं बात करता हूँ भाई, तो हमने हेडिंग हमारी नहीं, खबर तो हमारी, लेकिन वो किसी तरह बात बनाया वहाँ पर। तो बोले तुम्हें पता नहीं बेटा तुम्हारे खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है? और अच्छा, उसके पीछे का बैकग्राउंड ये था कि उस वक्त शिया सुन्नी जो झगड़ा होता था बहुत होते थे, उसको अटल जी चाहते थे कि वो झगड़ा सुलझ जाए, वो प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसको सुलझाने में लगा हुआ था। तो शिया सुन्नी दोनों मौलवी मिलते थे एडमिनिस्ट्रेशन से। और एक मौलवी डिप्यूट किए गए थे नदवा के, उनका नाम नहीं याद है इस वक्त आ रहा है। वो मौलवी साहब जाते थे कल्याण सिंह को उर्दू के अखबार पढ़ के सुनाते थे सारे। अच्छा। तो हाँ, उस जमाने में क्योंकि ये बात इतनी बढ़ती ना, उन्हीं ने उठाया अखबार और कहा साहब पढ़ के सुना दिया। कहा साहब आपसे संबंधित एक अच्छी खबर इसमें छपी, आप वहां गए तो ये छपा है। अब उन्होंने कहा कि भैया कौन सा अखबार है? फौरन उन्होंने तलब कर लिया अनूपचंद पांडे साहब को, और जिसको भी बताना था डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को शिकायत दी कि ये सब क्या छप रहा है। तो बहरहाल उसमें काफी खबर आपकी गलत नहीं थी, हेडिंग थोड़ी कड़वी और बेतुकी थी। कुछ दिन तक फिर अखबार का विज्ञापन बंद रहा, और बहरहाल वो जाके माफी तलाफी हुई किसी तरह के, कुछ रफा दफा खंडन या माफी जाता था। पहले एडिटर थे, अच्छे आदमी थे, उनकी भी पकड़ थी भी वहाँ बीजेपी में। अच्छा, कल्याण सिंह का सुनते हैं कि उर्दू वालों से बड़े अच्छे रिश्ते थे, जबकि ये कुछ लोगों में धारणाएं जो रही हैं। नहीं, उर्दू वालों से कभी किसी के खराब रिश्ते रही नहीं, क्योंकि जो उर्दू का विरोध करते हैं वो भी उर्दू में ही शेर सुनाते हैं सदन के अंदर।
जो लोग उर्दू का विरोध करते हैं उनको भी शेर सुनाना होता है तो उर्दू में ही सुनाते हैं, कहाँ से ले जाएंगे? जो जी, उर्दू जी, भाषा में जो चीज है उसको अलग से। तो कल्याण सिंह जी हों या जो भी है, बाकायदा कल्याण सिंह के दौर में उर्दू का प्रेस नोट, उर्दू प्रेस नोट राजनाथ जी से भी बहुत अच्छे संबंध थे मीडिया के, एक अलग था दोस्ताना। उर्दू अखबार वालों को भी उतनी ही तवज्जो मिलती थी जितनी हिंदी अखबार उस वालों जमाने में चंद अखबार हुआ करते थे जिसमें इंग्लिश अखबार वालों को मिलती थी। हम लोग बाकायदा रैलियों में और तमाम दुनिया भर जो बाहर जो जाती है, अब तो खैर कम जाते हैं, वरना पूरी गाड़ियां भर भर के पत्रकार जाते थे, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जाते थे या बड़े नेता आते थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते थे, वहां ले जाया जाता था मीडिया वालों को। मतलब कुल मिला के जो आपने ये किस्सा सुनाया कि किस तरीके से अगर कोई गलती हो भी गई थी, हेडिंग तक लग गई थी, लेकिन आपस में ये हो गया कि भाई ये गलती हो गई, और वो रिश्ते बहुत दिनों तक खराब नहीं रहते थे, ये दूरियां नहीं कहते, कोई दिल पे नहीं लेता था, उनको एक प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जाता था। चलिए, ये आसिफ जाफरी साहब थे और इन्होंने बहुत बेहतरीन 2 किस्से सुनाए इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी इस तरह के किस्से आपको आसिफ भाई के जुबानी सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।